जय हिंद। मैं सुनील यादव। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले एमपी सेट एग्जाम 2024 जो अभी हाल ही में हुआ है। 15 दिसंबर 2024 को हुआ। उसके पेपर वन पर बात करने वाले हैं। पेपर टू हिस्ट्री ऑप्शनल पर भी बात करेंगे। पेपर वन की आप आंसर की देखने वाले हैं। यहाँ पर विधिवत आंसर की आपको बताई गई है, अथेंटिक आंसर की है। सबसे पहली बात तो कि जैसा पढ़ाया था क्लास में, बैचेज में जो पढ़ाया था एज इट इज वही पेपर आया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर जो कंटेंट आपने बताया था, जो चीज पढ़ाई थी, ऐसा लगा पेपर ही आप लोगों ने बनाया हो। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और आशा करता हूँ कि सभी का पेपर काफी अच्छा गया होगा। कैसा क्या गया है अपन मैच कर लेते हैं आंसर की से, उससे अपन को एक रफ आइडिया मोटे तौर पर मिल जाएगा। 50 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर बताने वाले हैं। बिल्कुल कोई दावा नहीं कर रहे कि नहीं यही आंसर बिल्कुल सही है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एडवांस बता दे, कुछ एक आंसर को लेकर के कंट्राडिक्शन होने वाला है, और वो तो प्रथा ही रही है, परंपरा रही है, तो वो तो होगा ही। इक्का दुक्का आंसर दाएं बाएं हो सकते हैं, बट मैक्सिमम आंसर जो होंगे वो कोशिश करेंगे कि सही ही रहे। चलिए देखते हैं, बिना देर करे अपन इस चीज के आंसर को जान लेते हैं। अच्छा हाँ, उसके पहले एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि पेपर इसमें आया, जिस तरह से बताया गया है क्लास में या जो पढ़ाया गया है, टू द पॉइंट रहता है, एग्जाम ओरिएंटेड रहता है। अभी अगला पेपर सेम आपका ये होने वाला है यूजीसी नेट का, जो कि 19 जनवरी के बाद से सभी को डेटा मिल जाएंगी अलग अलग ऑप्शनल्स को लेकर के। अभी भी अगर पेपर वन को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं है अपनी तैयारी को, उसको एक अच्छा आयाम देना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, पूरा पूरा रिकॉर्डेड बैच है, आप उसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। काफी अच्छी अप्रोच, टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड आपको मिल जाएगी। रीजन ये है कि एमपी सेट तो फिर भी आप ये कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली यूजीसी नेट से आसान होता है, वहां तो और भी टफ पेपर रहने वाला है। तो डेफिनेटली आपको अच्छे से विधिवत तैयारी करनी चाहिए। सफिशिएंट टाइम भी है अभी आपके पास में, तो अभी से वो बैच ले लीजिए। काफी कम प्राइस पर मिल रहा है, संपर्क कर लीजिए। चाहे पेपर वन हो, जनरल पेपर हो, चाहे पेपर टू में हिस्ट्री ऑप्शनल हो, सफिशिएंट टाइम है अभी आपके पास में। मोटे तौर पर कम से कम 1 महीना है, और डेट आगे पीछे हो जाए तो हो सकता है 2 महीने भी आपको मिल जाए। सफिशिएंट टाइम कहलाता है अच्छी तैयारी के लिए। विधिवत ऐसे तैयार करके दोगे ना, तो नॉर्मली अगर 25 क्वेश्चन सही बनाते हो, 25-27 क्वेश्चन सही बनाते हो, तो ऑटोमेटिक 40 क्वेश्चन सही बनाओगे। इवन इसलिए मैंने हेडिंग भी दी है कि पेपर वन में 80% मार्क्स कैसे लाएं, 80 प्लस मार्क्स कैसे लाएं, यानी 80% प्लस मार्क्स कैसे लाएं। और वो हुआ भी बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ। तो बोले सर उतने ही पर पहुंचे, 80% मार्क्स आ गए, यानी कि 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो ये चीज होनी चाहिए। इक्का दुक्का आंसर थोड़ी बहुत चेंज होंगे, तो हो सकता है किसी के एक बढ़ जाए, किसी का हो सकता है एक घट जाए, पर अच्छा स्कोर करके ये कहलाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। अभी भी ज्वाइन नहीं किया है, चाहे पेपर वन हो चाहे हिस्ट्री ऑप्शनल हो, ले लीजिए, उसको प्रिपेयर कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है वो। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे पेपर पर। क्वेश्चन पेपर आप सामने देख पा रहे हो, सेट बी है, अपना अपना सेट मिला लीजिएगा। ये दी हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी है। सेट बी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर चलने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, ये दिया हुआ पैसेज दिया हुआ पहला, और उसके बाद में ये दिया है आपको क्वेश्चन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको, महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव का एक प्रमुख कारण क्या है। ये क्वेश्चन था आपका, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2, नारीवादी आंदोलन बढ़े हैं किस रूप में, असमान रूप से। फिर भी इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो बोले सर कहाँ कैसे मानेंगे। ये देखिए, जब पैराग्राफ जहां एंड हो रहा है, जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये लगा हुआ है, मार्क बना हुआ है आपके सामने, आप उसको देख पाएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि महिला आंदोलन असमान रूप से बढ़ा तो है। सेम वही चीज ऑप्शन में आपको दी हुई है, तो इससे भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है आपसे, महिला अधिकार कार्यकर्ता जोर दे रहे हैं किस चीज पर, आरंभिक सुरक्षात्मक कानून हटाने पर। फिर भी क्रॉस चेक करना है कि आंसर ए ही क्यों होगा। यहां जाइएगा, ये दिया है कि वे लोग यानी महिला अधिकार कार्यकर्ता आरंभिक सुरक्षात्मक कानूनों को हटाने के खिलाफ भी संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको दिया है। अगर हम बात करें इसी दौरान में देखें कि पिछले बार जो पेपर हुआ था, उससे कैसा पेपर है ये, आसान पेपर है कि कठिन पेपर है। एक लाइन में कहेंगे उससे कठिन पेपर है, काफी टिपिकल पेपर है। पिछले बार का एमपी सेट का पेपर इजी था इस पेपर के तुलना में, यानी वहां पर अगर किसी ने मान लीजिए 35 बनाए हैं, तो इस टाइप के पेपर में 2-3 क्वेश्चन कम ही बनाएगा व्यक्ति, वो साफ शब्दों में बता दे। क्लियर है, तो कठिन है और इसका प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ वगैरह पर। क्या पड़ेगा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में महिला उन्नति, सी आएगा यूनेस्को।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, क्या आएगा, गरीबी से मुक्ति कहीं पर भी नहीं आया। फिर भी क्रॉस चेक करना है कि पांचवे का आंसर यही क्यों होगा। चलिए, इसको लेकर के काफी कंट्रडिक्शन भी हो सकता है। ये देखो आप, बिल्कुल बिगिनिंग में जब आप देखोगे, इन चीजों के लिए संघर्ष किया है, एक पॉइंट तो यहाँ पर दिया होगा, तो वहां पर कहीं पर भी गरीबी से मुक्ति वाला पॉइंट नहीं आया है। बाकी जो ऑप्शन भी थे उनको मैच कर लेना, वो आए हैं। एक आप यहां से मैच करेंगे, और दूसरा ये जो आप देखेंगे, ये बुनियादी शिक्षा यहाँ पर आया पैराग्राफ के अगले पेजेस पर। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए संघर्ष किया, तो ये फिफ्थ का आंसर ये होगा इसलिए। ठीक है, मैच कर लीजिएगा, आराम से बैठ करके पेपर देखिएगा, बनेगा। कौन सा मौखिक संचार का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक नहीं है, क्या लगाएंगे इसका अपन आंसर? इसका सही आंसर होगा डी, प्रतीकात्मक भाषा। सिंबॉलिक लैंग्वेज लिखा है, साइन लैंग्वेज नहीं लिखा है। ठीक है, सिंबॉलिक का हालांकि वो प्रकार होता है, बट साइन लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ। अगर वो लिखा होता तो अपन मान जाते। ठीक है, कि साइन लैंग्वेज की विशेषकर जो दिव्यांग होते हैं व्यक्ति, बात करने के लिए आपस में जिस भाषा का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा इसका सही आंसर, ना कि सी होगा। आगे बढ़ जाएंगे। संचार की प्रक्रिया गतिशील लेन देन दो तरफा प्रक्रिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? थोड़ी सा टिपिकल है साहब जी, इसमें बी और सी को लेकर के हो रहा होगा डाउट। इसका सही आंसर बी होना चाहिए, सी नहीं होगा। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आखिरी के तीन नहीं जोड़ पाएंगे आपके असेंडिंग ऑर्डर में, दैट द रीजन। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होना चाहिए, 1, 5, 3। एक नंबर, प्रेषक के पास एक विचार, फिर आएगा क्या, एनकोडिंग होगा, फिर आएगा तीसरा, प्रेषक संदेश भेजता है। ठीक है, तो ये चीज होंगी, फिर इसके बाद में ऑर्डर बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी फॉर बॉम्बे सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आइए। व्यवसायिक सेटिंग परिस्थिति में किस संचार बाधा के कारण गलतफहमी पैदा होती है? सांस्कृतिक अंतर के कारण होता है। इसका सही आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, और है ही यही आंसर, क्रॉस चेक कर चुका हूं मैं। कोई डायरी या जर्नल वगैरह लिख रहे हैं, किसमें आएगा ये, ए की बी या डी? ठीक है, तो बी और डी को लेकर के होगा, और मैं आपको बता दूं कि ये फंसने वाला क्वेश्चन थोड़ी सा है। यहाँ पर देखेंगे आप, अंतर वैयक्तिक संचार, इंट्रा लिखा होगा। ठीक है, नॉर्मली, जबकि यहाँ पर इंटर लिखा हुआ है। इंटर का मतलब ये होता, सही आंसर इसका इस प्रकार से सेट होता है, तो इसके कारण थोड़ी सा विवाद हो सकता है। अब देखिए जो भी हो, बट फिर भी दिए गए ऑप्शंस के बारे में बात करें, किसके बारे में बात हो रही है, खुद के बारे में बात हो रही है कि हम खुद को ही इम्पर्सनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, बट वो ऑप्शन में नहीं दिया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर यदि देखा जाए तो क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर बी फॉर बॉम्बे वाला होना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि हिंदी वर्जन मान्य होता बताया जाता है, इंग्लिश मान्य बात एक अलग है। नेक्स्ट जाएंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? तो मध्यस्थ बोलेंगे साहब जी। क्लियर, ऑप्शन ए आना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक पुस्तक विक्रय मूल्य 500 रुपए, यदि दुकानदार 25% लाभ इस पर कमाता है, कितना क्या होगा? तो इसका आंसर सही क्या होगा, 400 रुपए मूल कीमत होगी, 100 रुपए बढ़ा करके ले रहे हैं 25%, 400 का 25%, 100 रुपए, 500 हो गए, एमआरपी रख दिया, इसलिए हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कई विद्यार्थियों से वहां पर नहीं बना, हालांकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए, सच बात तो ये है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थी 4 किलोमीटर घंटे की गति से जाता है, 6 से लौटता है, टोटल टाइम क्या लगा, 4 घंटे 10 मिनट लगा उसको। क्लियर है, क्या होगा? तो उसमें क्वेश्चन में क्या घुमा के पूछा, देखिए, उसकी गांव से स्कूल की दूरी। क्वेश्चन में दिया है गांव से स्कूल गया, स्कूल से लौटा, है ना, जो ऑप्शन में दिया वो आपको आधा ही दिया होगा। मान लीजिए ऑप्शन मेथड से ही बनाते, 10 किलोमीटर मान लेते हैं, है ना, 10 गया है और फिर 10 वापस आया है, टोटल 20 चला है वो। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहे गांव से स्कूल, यानी आधी दूरी ही पूछ रहे, घर से स्कूल वहां तक की दूरी, और फिर बाद में वापस आने की अलग है, वही दूरी है जो कि, बट इन्होंने पूछा सिर्फ आपसे ये क्या है कि गांव से स्कूल। ऑप्शन ये रखते हैं, कैसे क्या बनाना था इसको देख लेते अपन एक नजर में। 4 की रफ्तार से जा रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 8 किलोमीटर, बचा अभी भी कितना, 2 किलोमीटर और जाना है, कितनी देर लगेगा, आधा घंटा और लेगा। ठीक है, यानी 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि जब वो जा रहा है, अगर 4 की गति से जा रहा है, 10 किलोमीटर जाएगा, क्या लेगा, 2 घंटे 30 मिनट लेगा। अब जबकि लौट रहा है कितने से, बोले साहब जी 6 किलोमीटर की गति से लौट रहा है, तो 6 की रफ्तार से लौट रहा है, तो 1 घंटे भी कितना, 6 किलोमीटर लौट गया, अभी भी कितना लौटना बाकी है, बोले साहब जी 4 किलोमीटर बाकी है। 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में 6 किलोमीटर चलता है, तो 4 किलोमीटर ऑब्वियसली 40 मिनट में चलेगा, यानी 1 घंटे 40 मिनट।
उसको लगेंगे लौटने में, जब उसकी यही रफ्तार है लौटने की 6 है। टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल मार दो 4 घंटे 10 मिनट, यही तो दिया है। तो इसका मतलब सही आंसर कौन सा फिट बैठ रहा है, दिस इज द आंसर। सिंपल इजी क्वेश्चन था, कोई तौर तरीका बहुत ज्यादा टिपिकल लगाने की जरूरत नहीं। ऑप्शन मेथड से बना देते बन जाता। क्लास में 10 प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आगे बढ़ जाएंगे। वर्णमाला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इजी क्वेश्चन था अपने आप में। ए के बाद में सी लिया, सी के बाद में डी गायब करके ई लिया, ई के बाद में एफ गायब करके क्या लेंगे, जी ले लेंगे, बात खत्म है। इतनी सी तो चीज थी। नेक्स्ट जाएंगे, संख्याओं को निम्नांकित श्रेणियों में जमाने पर कौन सी संख्या आएगी। सीधा सीधा था, 11 दूनी 22 में 2 जोड़ा तो 24 हो गया। 24 तिया बोले 72 में 3 जोड़ा। 75 चौको 300 में 4 जोड़ा तो 304 पंचे में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15-25 आएगा, खत्म बात, सिंपल था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पर आइए। प्रज्ञेश तो ये लिखा हुआ है आपने, ये क्या किया आपने, इन दोनों को या इन तीनों को उल्टा लिख दिया, पीआरए को एआरपी लिखा है, ठीक है। इस टाइप से लास्ट वाले में ईएसएच को एचएसई लिखा है, तो यानी कि पलटना बस था। उस हिसाब से आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा, बात खत्म। शुरुआत के 3 आखिरी के 3 इनको बस पलट दिए। नेक्स्ट, सभी यूनानी मनुष्य हैं, सभी एथेंस वासी यूनानी हैं, ऐसा करके चित्र बनेगा आपका, ठीक। इसका आंसर ए होना चाहिए कि फर्स्ट आकृति में ही अपन इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इस आरेख पर विचार करिए, ये एक थोड़ी सा टफ क्वेश्चन था, ए आई ओ यू वाली मेथड से बनाना था अपन इस चीज को। इसका सही आंसर क्या होगा, क्रॉस चेक कर लिए, इसका आंसर ये वाला आएगा, बी फॉर बॉम्बे होगा इसका आंसर। क्रॉस चेक कर चुके हैं, बुक में भी चेक कर चुके हैं, नेट पे भी चेक कर चुके हैं, आप भी चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, चैट जीपीटी पे चेक कर लीजिएगा, बन जाएगा, यही आएगा आंसर। नेक्स्ट, परंपरागत विरोधी वर्ग के अनुसार इनमें से कौन सा अनुविपरीत संबंध का एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है यहाँ पर, सब कॉन्ट्रेरीज पूछा हुआ उन्होंने, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आई और ओ होता है। जबरदस्त क्लास हुई थी स्लॉगिज्म पर, कम से कम 5-6 क्लासेस में अपन ने इस चीज को बताया था और बहुत बार बताया था, पूरा पूरा ये मॉडल। इसका सही आंसर क्या होगा, ये हालांकि एक टफ क्वेश्चन है, सच बात तो ये है, इजी क्वेश्चन नहीं है ये भी, और इसके पहले वाला भी गलत करने लायक है, मानते हैं इस टाइप से क्वेश्चन को, यहाँ गलत हो सकता है। बौद्ध दर्शन के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान दोनों का ही प्रयोग किया गया। स्लॉगिज्म में यह भी पढ़ाया था, बौद्ध दर्शन जैन दर्शन है ना, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, ये सारी चीजें पढ़ाई गई थी। अगला क्वेश्चन उसी का है, आपको दिया हुआ है, कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा को स्वीकार नहीं है साहब जी, ठीक है। प्रभाकर मीमांसा ने 3 माने हैं, कौन कौन से, शब्द प्रमाण को माना है, अर्थपत्ति को माना है, उपमान को माना है, कौन सा नहीं माना, अनुपलब्धि को। जबकि इसी दर्शन में हम बात करें, मीमांसा दर्शन की बात करें, ये वाला कुमारिल ने माना है, ना कि प्रभाकर ने। 2 ब्रांचेस कहलाती हैं, ठीक है, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा, उसमें भी बात करें तो 2 सबसे फेमस स्कूल कहलाते हैं, कुमारिल का और प्रभाकर का। तो कुमारिल ने माना हुआ अनुपलब्धि प्रमाण को, प्रभाकर ने नहीं माना है, इसलिए इस हिसाब से आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है, स्वीकार्य नहीं है। भरपूर पढ़ाया था क्लास में, साहब ये चीज बताई हुई थी। आगे बढ़ जाएंगे, और मालूम था कि इस टाइप से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, नेट में भी आप देखिए इस टाइप से आया। पायलट सर्वे क्या कहलाता है, प्रयोगात्मक रूप से किसी चीज को करना, देश के पूरे जिलों में कोई चीज लागू करने के बजाय बेहतर ये माना जाता है पहले उसको 5-10 जिलों में लागू कर दो, वहां सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है, दिक्कत जा रही तो पता चल जाएगी, उसको सुधार लेंगे। 5-7 जिलों में 10 जिलों में सक्सेसफुल हुआ, इसका मतलब हाँ आगे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। पायलट सर्वे के रूप में अपन इस चीज को देख रहे हैं। इसका जो आंसर छुपा हुआ था वो हिंदी में नहीं छुपा था, ध्यान रखना, इसका आंसर छुपा था इंग्लिश में, स्मॉल ग्रुप, ये पूछा है, यहाँ पर कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये थोड़ी सा घुमावदार था, टफ क्वेश्चन था, गलत करने लायक मानते हैं इसको अपन। चलिए अच्छी बात है, जिनका सही है बताइएगा कितने लोगों को ये सही, कितने लोगों ने इंग्लिश वर्जन इसका पढ़ लिया था, हिंदी मीडियम विशेषकर। अनुसंधान का पहला चरण 100 बार बताया होगा, समस्या की पहचान, हर दिन ये वाली यूनिट में यही चीज बताई कि भैया ये 8 स्टेप ध्यान रखना, पहला स्टेज ये होती है, पिछली बार सही जोड़ी में आया था ये। शोध कार्य का खाका किसको कहते हैं, समंक संग्रहण को या शोध डिजाइन को, तो ध्यान रखना रिसर्च डिजाइन को ही कहते हैं, बिल्कुल फिक्स है ये तो, कोई बात ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है इस पर, तो ए ऑप्शन आंसर होगा। दूसरों द्वारा एकत्रित संकलित किए गए समंकों के स्रोत क्या कहलाते हैं, दूसरे यानी द्वितीय, खत्म। जब खुद करते तो प्राइमरी कहलाते, बहुत बार बताया था क्लास में ये।
2020 से लेकर 2024 तक के विद्यार्थियों का आपको इसमें नामांकन करके दिया हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि साहब जी एवरेज 640 कर दें अगर अपन 6 वर्षों का, कैसे हो पाएगा, कैसे संभव है ये चीज? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इजी है ये क्वेश्चन, सच बात तो ये बहुत ही मामूली क्वेश्चन था। अभी एवरेज कितना आ रहा है, इनको टोटल मारोगे तो 2500 आ रहा होगा। वो कितना कह रहे हैं कि 640 एवरेज होना चाहिए, कितना 6 वर्षों का, यानी 640 गुणित 6 जब अपन करेंगे तो ये 0 से 0, 6 चौको 24 की 4 हासिल की 2 हो गई, 6 6 36 2 38 40। 25 तो पहले आ रहा है, 5 का आ रहा है, उसको 3840 करना है तो कितना और जोड़ना है 2500 में? बोले 1340 और जोड़ दीजिए, बात खत्म है। दिस इज योर आंसर। बहुत क्वेश्चंस कराए ये क्लास में, बहुत मामूली क्वेश्चन है ये तो, इसमें तो स्कोर करना था। आगे बढ़ जाएंगे। तारों वाला ट्रांसमिशन, फास्टेस्ट ट्रांसमिशन किसको बोलेंगे? तो ऑप्टिकल फाइबर। घिसा पिटा क्वेश्चन है ये तो, सैकड़ों बार क्लास में बताया होगा। आगे बढ़ जाइए। ई रकम, ई नामा हमेशा बताते रहते थे, इस बार करंट अफेयर के कारण ये चर्चा में है। ई रकम, रकम का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी। ई रकम किससे संबंधित है? किसानों से, एग्रीकल्चर से, किसानों से। बी आएगा इसका आंसर। 28 इंटरनेट पर होस्ट कंप्यूटर आईपी एड्रेस, सिंपल है। 29 का केंद्र और राज्य को कौन सपोर्ट प्रदान करता है? एनआईसी, निक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यूआरएल फुल फॉर्म यूनिफॉर्म होता है। बहुत ही मामूली क्वेश्चन है ये अपने आप में, सी होगा इसका आंसर। गांधी सागर हमेशा बताया, दैट इज अ गरज। कहा से गांधी सागर, रहा से राणा प्रताप सागर, जाते जवाहर सागर, चंबल नदी। हमेशा आता है क्वेश्चन, एमपीपीएससी, स्टेट सर्विस, प्री हो चाहे अन्य एग्जाम्स हो। अवशिष्ट पदार्थ में डंपों में इस्तेमाल किए जाने वाले गाजीपुर लैंडफिल साइट, करंट अफेयर में चर्चा में था, अभी दोबारा आग लग गई। ये सबसे पुराना लैंडफिल स्लाइड कहलाती है, दिल्ली में कचरे के ये पहाड़ करके कहलाते हैं। अभी आग लग गई थी, दिल्ली में ये स्थित है, काफी मामला मचा था, करंट अफेयर में चर्चा में रहा। गाजियाबाद नहीं पूछा है, गाजीपुर जिला नहीं पूछा है, गाजीपुर लैंडफिल स्लाइड जो आपकी है उसके बारे में, डंपिंग जो प्लेस है उसके बारे में पूछा, तो वो तो दिल्ली में आएगा आपका, ना कि यूपी में आएगा। गाजीपुर पूछा होता जिला कहाँ पर है, तो वो यूपी में है। जबकि ये वाला गाजीपुर लैंडफिल क्षेत्र पूछे हैं तो वो दिल्ली में आता है। सिंपल सी चीज है। इसका आंसर ईसी और एसएआर, इसका रेशियो क्या होता है? बहुत अच्छे से चेक कर लिया है, इसका आंसर सी आएगा। 4 से कम होना चाहिए, जबकि एसएआर जो होता है वो 13 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, सही है, इसका आंसर सी फॉर कैट होगा। बायो ई3 क्या है? डी आंसर होगा। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी, इसे बनाना था, दैट इज डी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन कब तक का लक्ष्य है? 2030 के लक्ष्य हमारे, ये मैक्सिमम लक्ष्य 2030 के हैं। आईएनडीसी लक्ष्य वगैरह बताए हुए हैं, उसमें से ही एक कहलाता है। ये करंट का क्वेश्चन है, पीआईबी की वेबसाइट पे जाओगे आपको मिल जाएगा, सर्च कर लेना ये चीज को, तो करंट अफेयर का है ये क्वेश्चन तो। 2030 नालंदा को कब? 2016 में। सिंपल सा क्वेश्चन है। नालंदा यूनिवर्सिटी इतने बार बताया, इतनी चीजें बताई थी कि 2006 में सबमिट हुआ था, 2010 में अपन ने उस चीज के लिए एक्ट बनाया है, 2014 में वो यूनिवर्सिटी चालू हुई है, यूनेस्को ने 2016 में इसको शामिल किया। सिंपल सी बात है, इन 3 4 बातों में से क्वेश्चन तो आनी आना था। यूजीसी संसदीय एक्ट 1956 का एक्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 53 में बना, 28 दिसंबर आपने बनाया है, 3 साल के बाद में एक्ट बनाया, तो उन्होंने एक्ट पूछा संसदीय अधिनियम, 1956 कहलाएगा। कौशल संचार संकल्प बताया था कि बिल्कुल योजना आएंगी, किस यूनिट से आया क्वेश्चन? ये आईसीटी वाला क्वेश्चन करके कहलाता है आपका, कि उसका क्या कैसे आप उपयोग कर रहे हैं, तो संकल्प क्या कहलाएगा? दैट इज अ सी करके। इसमें स्किल एक्विजिशन है एंड नॉलेज, ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ जाते हैं। कौन पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने के विरोधी थे? पक्षधर थे नहीं पूछा है, 3 बंदे पक्षधर हैं। मैकाले पक्षधर था, फर्ग्यूसन कॉलेज वाले फर्ग्यूसन पक्षधर थे। डायर फार कोई लेने देना नहीं आ रहा डायरेक्टली। एनी बेसेंट भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने वाली थी, एक वजह की 1898 बनारस हिंदू कॉलेज उनने बनाया था, जबकि 1916 में जाकर के वही यूनिवर्सिटी बनेगा बाय मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से। एनी बेसेंट भारतीय शिक्षा की सपोर्टर थी। विरोधी आपसे पूछा है कि विदेशी शिक्षा थोपने की विरोधी थी, यानी भारतीय शिक्षा थोपने की समर्थक थी, उसको तवज्जो देती थी। एनी बेसेंट जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सा घुमा करके पूछा है आपसे। यही वजह है कि वो भारतीय शिक्षा की समर्थन थी, इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी 1898 हिंदू कॉलेज, ठीक है, तो भारतीय शिक्षा की समर्थक थी। यानी किसकी विरोधी थी? बोले वेस्टर्न एजुकेशन वाला सिस्टम जो था मैकाले का, उसकी विरोधी थी। नेक्स्ट जाते हैं। इसको लेकर थोड़ी सा कंट्राडिक्शन हो सकता है कि बोले नहीं विक्रमशिला भी बिहार में, नालंदा भी, बट जिस हिसाब से दिया गया है
इजी क्वेश्चन था कि साहब नालंदा, बोले बिहार। तक्षशिला कहाँ है? आज वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। ठीक है। पुष्यगिरी कहाँ है? अशोक के द्वारा स्थापित किया, भारत का दूसरा सबसे प्राचीनतम कहलाता। कितने बार नहीं बताया, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की क्लास में मैंने ये बताया कि साहब इसके तैयार रहना, ये आएगा दोबारा। 10 बार बताया साहब जी। तो ये कहाँ पर है पुष्यगिरी? अशोक ने कलिंग को जीतने के पश्चात तो बताया था, यानी कहाँ? उड़ीसा में आएगा। सिंपल सी चीज है। इसका आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल होने वाला है। नेक्स्ट, जब विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं क्या कहते हैं? तो निर्देशात्मक, यानी खुद को निर्देश दे रहे हैं अपन। ठीक है, सामान्य उद्देश्य में नहीं आएगा ये। किसने कहा है ये कि शिक्षा से? बहुत ईजी था, स्किनर बहुत बार बताया हुआ है। स्किनर, जाइएगा टीचिंग एंड लर्निंग वाले सेक्शन पर, मिल जाएगा स्किनर। कौन सा रचनात्मक पहलू में शामिल है पूछा है साहब जी। इसका आंसर होगा धारणा, दैट इज अ परसेप्शन। 6 स्टेजेस बताए गए हैं इसके, 6 फील्ड्स बताए गए हैं, चाहे हंट का हो चाहे विल का हो, उनके स्ट्रक्चर मॉडल में तो परसेप्शन को शामिल किया जाता है। ध्यान रखना, एक कोनेटिव लिखा हुआ है, कॉग्निटिव नहीं लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? ट्रांजैक्शन की क्या जरूरत है? ट्रांजैक्टिंग की जरूरत नहीं है, लेन देन की जरूरत नहीं है साथी। उपदेश देना, उपदेश देने का मतलब दैट इज अ मेंटरिंग। मेंटरिंग यानी होता है शिक्षक, जो शिक्षक कर रहा है, लेक्चर जो दे रहा है उसको कहते हैं दैट इज अ मेंटर। टीचर, गुरु, शिक्षक, ये वो वाला ऑप्शन है। नहीं तो उपदेश देना अपन समझ रहे हो साहब जी, डिस्कोर्स समझ रहे हो। नेक्स्ट, प्लानिंग, असेसिंग, ये सब होगा। कौन सा नहीं? सी आएगा। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है? बुलेटिन बोर्ड में शामिल आपका ब्रोशर होते हैं। बुलेटिन बोर्ड यानी जो अपन बोर्ड लगाते हैं कोचिंग में, स्कूल वगैरह में, कोई खास चीज है उसके बारे में अपन ने चिपका दिया, पिन कर दिया उसको, बच्चे आते जाते देखेंगे, लोग आते जाते देखेंगे। ब्रोशर भी पिन कर देते हैं, फोटोज भी पिन कर दिए जाते हैं आपके स्कूल में कि हाँ इस बार की सेरेमनी थी, इस बार का फंक्शन था, तो फोटो पिन अप कर दिया अपन ने। ग्रीन कलर का बोर्ड विशेषकर। बुक जैकेट का मतलब है कि बुक के जो कवर्स होते हैं, ठीक, कई बुकों में कवर निकलते हैं इजीली, वो निकालने के लिए ही दिए जाते हैं अलग से, जैसे कि शादी का कार्ड टाइप का होता है उस तरह से होते हैं। तो बुक्स के साथ में वो आते ही आते हैं, कई बुक्स में फ्री आते हैं, वो भी अपन ने लगा दी तो उसके पब्लिकेशन के लिए, पब्लिसिटी इत्यादि वगैरह के काम आ जाएगा। तो बुक जैकेट भी होता है। तो बुक जैकेट भी होता है, ब्रोशर भी होता है, तस्वीरें भी होती है। कौन नहीं होता? शिक्षक को थोड़ा चिपका देंगे वहां पर। तो डी आंसर होगा इसका। प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है? तो पायलट सर्वे कहा जाता है। नियंत्रण शब्द किसका? तो साहब जी जो भी प्रयोगात्मक स्थिति उनको अगर अपन रोकना चाहे, कंट्रोल करना चाहे, मॉडरेट करना चाहे, मॉनिटर करना चाहे, ठीक है, उसके लिए होने वाला है। तो इसलिए होगा बी इसका आंसर होने वाला है साहब जी। ठीक है। कंप्यूटर समग्र विश्लेषण कौशल विकास करते शोधकर्ताओं का पहला कदम क्या है? इसमें क्वेश्चन का कीवर्ड समझिएगा। कंप्यूटर डेटा विश्लेषण करना है आपको, ये नहीं कि कंप्यूटर चलाना नहीं कह रहे हैं, कंप्यूटर में जो डेटा है उसको एनालाइज करना है। तो उसके लिए पिछले बार जो एसपी एसएमएम करके क्वेश्चन आया था ना, वो ये पूछा गया है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए साहब जी, पहली बात तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चुनना है। ये बिल्कुल वही बात है कि साहब आपको कोई फोटो देखनी है तो फोटो वाले सॉफ्टवेयर पे चलाओगे आप उसको, ठीक है, एक्सेल पे थोड़ी ना चलाओगे आप उस चीज को। यानी कि कब पीपीटी यूज करना है, कब एमएस वर्ड यूज करना है, कब एक्सेल यूज करना है, ये चीजें पहले मालूम होनी चाहिए उसको जब एनालाइज करें। तो ऐसे ही रिसर्च वाले टॉपिक में आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और खासकर उसमें टेक्नोलॉजी का यूज वाले में, तब आपको ये मिल जाएगा आराम से कि उपयुक्त सॉफ्टवेयर पैकेज का चयन करना कि साहब हमारे काम का क्या है। ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 में आपको ये मिलेगा जो आपका स्टेपिंग कहलाती है, डेटा कलेक्शन, और उसके बाद में उसका आईसीटी में उपयोग जो कहलाता है, वहां मिल जाएगा आपको। वो एक शोध रिपोर्ट में क्या होता है, तो शीर्षक प्रश्न संदर्भ होता है साहब जी, टाइटल पेज। जब आप रिसर्च करते हैं तो टोटल 8 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है समस्या की पहचान करना, 8वीं क्या होती है, उस रिसर्च पेपर को आपको पूरा राइटिंग करना। 8वीं स्टेज में जाकर देखोगे साफ साफ दिया होगा कि 8वीं उस स्टेज को भी 3 सेक्शन में बांटा होगा। तो जब 3 सेक्शनों को पढ़ोगे तो उसमें दिया होगा टाइटल पेज, रेफरेंसेस, अपेंडिक्सेस करके दिया होगा आपको। इसका आंसर इजी था, बिल्कुल सी था, क्लास में कई बार बताया। सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? नैतिकता या नीति शास्त्र? इसको सही शब्दों में कहा जाता है एमपीपीएससी मेंस या यूपीएससी मेंस पेपर 4 एथिक्स करके कहा जाता है कि सही और गलत आचरण के सिद्धांत। क्योंकि सही और गलत व्यक्ति, समय, स्थान इत्यादि के आधार पर बदलता रहता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाती है व्यक्ति की नैतिकता। किसी के लिए सोमवार को कुछ खाना और फलानी चीज नहीं खाना
मंगलवार को खाना नहीं खाना एक अलग नैतिकता का पहलू है। कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन, उसके लिए नैतिकता का पहलू सबके लिए अलग अलग है। नीति शास्त्र कॉमन होता है, ठीक है। तो सही और गलत आचरण सिद्धांत, उसको एनालाइज किया जाता है, तो वो आपका कहलाता है दैट्स एथिक्स, नीति शास्त्र। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो आपने देखे, उनके आंसर देख लिए। किसी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कोई बात हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब इसके अगले एस्पेक्ट पर हम आ जाते हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको बताया क्वेश्चन पेपर के बारे में, और जैसा आपने देखा, इसलिए मैंने कहा ये बात बिल्कुल कि पूरा का पूरा पेपर जो आया है, जो क्लास में पढ़ाया था, लगभग उसमें से आया। 100% की तो बात नहीं कर सकते, फिर भी 98-99% बहुत होता है कि हाँ, लगभग वही चीज पढ़ना एग्जाम ओरिएंटेड, जहां से पेपर आ रहा है, आपकी सफलता की संभावना है 98 से 99% हो जाती है कि साहब इतना सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए बाजार में, पर आपको सेलेक्ट होने के लिए पढ़ना क्या है, सिर्फ इतना सा। सही कंटेंट पढ़ना है, सही नोट्स पढ़ने हैं, सही तरीके से पढ़ना है। कंटेंट कौन सा पढ़ना है जो हम दे रहे हैं, किस तरीके से पढ़ना है, स्टाइल क्या होगा, उसकी टेक्निक क्या होगी जो एग्जाम में काम आएगी। वो टेक्निक के आधार पर ही अभी आपको ये पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने का तरीका बताया कि उन टेक्निक्स का यूज करना है। प्लस उसके साथ साथ थोड़ी सा कॉमन है जो हमेशा क्लासेस में बताते रहते हैं, यदि उनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको पेपर ये बनेगा और बहुत आराम से निकलेगा। ना केवल एमपी सेट, यूजीसी नेट, भविष्य में और भी जो पेपर होने वाले हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, वे सारे आपके क्वालिफाई होंगे, आप चैंपियन हो जाओगे। बशर्ते वो जो तरीका मैं बता रहा हूँ आप उस तरीके से पढ़िए, उस कंटेंट को पढ़िए साहब जी, और उसका अभ्यास करिए। दोनों तीनों स्टेजेस आप फॉलो करते हैं, डेफिनेटली आपका बढ़िया पेपर रहेगा, सिलेक्शन वाला रहेगा। इसके पहले अभी तो बात एमपी सेट यूजीसी नेट की चल रही है, और भी आप देखें इसके पहले का, चाहे एडीजी का हो, चाहे एमपीपीएससी का हो, चाहे असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह का हो, अभी हाल फिलहाल में एडीजी का हो जिसके इंटरव्यू बस आने वाली है डेट। जो कंटेंट दिया था, 250 पेज की बुकलेट दी, पेपर कितने में से आया? 10 की 10 यूनिट आपको 250 पेज में छप गई कि नहीं? पेपर 1 का दिया था, सेम टू सेम आया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का दिया था कंटेंट, सेम आया कि नहीं आया? इस बार बस ये कर दिया कि हाँ, नोट्स अलग से बुक नहीं छपवा रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत घाटा हो चुका है। सीधे सीधे स्टूडेंट्स को देते हैं कि साहब ये पढ़ना है, बात खत्म। अलग अलग यूनिट, अलग अलग टॉपिक की पीडीएफ देने लग गए हैं। तो वही चीज उसमें से आ गई। अभी सेम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर में, हिस्ट्री ऑप्शनल में, चाहे हिस्टोग्राफी हो, चाहे एंशियंट इंडिया हो, और वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि सुपर टफेस्ट सेक्शंस कहलाते हैं सभी के लिए। जो कंटेंट बताया, जो मटेरियल दिया, आया ना उसी में से। वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे मैं 110 पेज का नोट्स दिया था, 110 पेज पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सेक्शन के लिए। उसमें 110 पेज में से आपको एज इट इज क्वेश्चन पूरे के पूरे छप गए ना। एक छोटा सा एग्जांपल दे, सेम बात हिस्टोग्राफी में थी। नहीं तो परेशानी होते रहते कौन सी किताब खरीदें, कहाँ से खरीदें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। इसलिए कह रहे हैं कि अंडर गाइडेंस रहिए। जो तरीके बता रहे हैं, जो तौर तरीके बता रहे हैं, अगर मान लो उस यूनिट में से 10 क्वेश्चन आना है तो 9 आपको तो पहली बात कंटेंट में मिल जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो 5-6 मिल जाएंगे, उसको समझना पड़ता है तो इनडायरेक्टली तो 8-9 पहुंच जाएगा। और जो तरीके बता रहे हैं क्लास में, उस तरीके से आप करोगे तो ना केवल पढ़ा रहेगा बल्कि याद भी रहेगा और वहां बनेगा भी। तो 10 में से 10 क्वेश्चन आपके सही होंगे। पूरे ना सही होंगे तो इतने तो सही होंगे कि 80-85% बना लो। और अभी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एमपीपीएससी के 80 प्लस के ऊपर नहीं जा रहा है, 85 प्लस के ऊपर अभी कट ऑफ नहीं जा रहा है। 85% बना लिया, 84 बना लिया, 82 बना लिया, सफिशियंट है। इसमें तो काफी कम जाएगा क्योंकि पिछले बार से पेपर कैसा है, टफ है। कुछ क्वेश्चंस कह सकते हो कि नहीं बिल्कुल ही इजी है, रिपीटेड है पिछले बार के, जैसे सॉफ्टवेयर वाला बताया, बट इतने आसान नहीं है। पिछले बार का तो बहुत सीधा सीधा पेपर था, इस बार का पेपर क्या है, टफ है। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा, बट एक चीज दूसरी उसको बैलेंस कहीं ना कहीं करेगी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, पहली बात तो वो ज्यादा है उस बात का। और ऑप्शनल सब्जेक्ट तो प्रभावित करता ही करता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिस्ट्री ऑप्शनल पर बात होगी, अगर समय मिल गया तो, पक्का नहीं है कि उसका वीडियो आएगा कि नहीं आएगा। अगर समय मिल गया तो कल या परसों में प्रयास करेंगे हिस्ट्री ऑप्शनल का एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास करें। हालांकि उसमें छोटा सा तो कुछ भी नहीं है, बहुत विशालकाय है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बट ये है कि हाँ, पेपर पिछले बार से तो लेवल हायर है साहब जी, ठीक है। तो कट ऑफ जो होगा इन दोनों बातों से कहीं ना कहीं प्रभावित होना चाहे होगा। और भी अभी रुझान आ रहे हैं, और भी लोगों से चर्चाएं चल रही हैं, आप भी बताइएगा
पेपर 1 में कितना सही गया आपके क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑप्शनल में कितने क्वेश्चन सही लग रहे हैं अभी, प्राइमा फेशी अपन देखें उस चीज को, तो उससे भी एक अनुमान मिल पाएगा। ज्यादातर बच्चे बताते नहीं हैं, इसलिए कट ऑफ वगैरह को लेकर के बहुत ज्यादा बातें कर नहीं रहे। लास्ट इंफॉर्मेशन जो आपको बताना चाहेंगे वो ये है, यूपीएससी 2025 यानी आईएएस परीक्षा, चाहे प्री कम मेंस का बैच स्टार्ट हो गया है अपने यहाँ, एमपीपीएससी का स्टार्ट हो गया है। इसमें ध्यान रखने वाली जो बात आपके लिए है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि चाहते बोले नहीं सर हमें पूरा नहीं पढ़ना है, हमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ना, फॉर एग्जांपल प्री और मेंस दोनों के लिए, चाहे यूपीएससी के लिए हो चाहे एमपीपीएससी के लिए हो, मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्पेशली फॉर यूपीएससी यानी आईएएस का एग्जाम जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स होता है, प्लस जो मेंस होता है उसके लिए इकोनॉमिक्स स्पेशली, प्लस एमपीपीएससी प्री एंड मेंस दोनों के लिए स्पेशली इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तैयार रहना, ठीक। अगर बैच ज्वाइन करना तो संपर्क कर लेना। प्लस पेपर 1 ये वाला सेक्शन, पेपर 1 में एक यूनिट जो है आपकी संचार वाली, वो तो अभी क्लास और अपडेटेड वाली होने वाली है, नई क्लासेस होने वाली हैं यूजीसी नेट में, क्योंकि उसका लेवल काफी हायर होता है। उसके सापेक्ष और एक दो यूनिट जो पहले भी हो चुकी है फिर से भी बताने वाले, तीसरी बार बताएंगे। पुराना रिकॉर्डेड में था ही, अभी जो नया बैच चल रहा था उसमें दोबारा बताया, अभी तीसरी बार फिर से बताएंगे, क्योंकि यूजीसी नेट का लेवल थोड़ी सा अलग होता है, एक अप्रोच उसकी अलग होती है, वो कुछ थोड़ी सा ज्यादा डिमांड करता है, तो वो अप्रोच पर बताने वाले हैं, तो ज्वाइन बिल्कुल कर लो। और एमपीपीएससी के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, बिल्कुल भी नोटिफिकेशन इत्यादि के भरोसे नहीं रहो, आना ही है, आता ही है। 16 फरवरी बोला है उन्होंने, कोई भरोसा नहीं, ले लें एग्जाम, तैयार रहना। दोनों बातें हो सकती, बढ़ा भी दें वो डेट और हो सकता है ना बढ़ाएं, कहें कि साहब हमने तो पहली जानकारी दी थी 16 फरवरी को प्री है यानी कि है, तो आप तो मान के चलो कि है साहब जी। तो हल्के फुल्के मत घूमिए, तैयारी करिए विधिवत, जैसा कि बाकी लोग गलती कर रहे हैं अभी, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के हो, तैयारी शुरू नहीं करे हैं, क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, चाहे इंटरव्यू को लेकर के हो। बहुत सारे विद्यार्थी गलती कर रहे हैं, इंटरव्यू की डेट्स लगातार अभी धड़ाधड़ आने वाली है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रामोद्योग वाला हो। विधिवत तैयारी करिए, जुड़िए क्लास से, बिल्कुल साफ, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जो तैयारियां करवा रहे हैं, जो सेक्शंस बता रहे हैं उनको प्रिपेयर करिए, चाहे आपका एपी में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे संस्कृत हो चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, सभी में आपको जबरदस्त हेल्प मिल जाने वाली है, और नहीं तो इतनी तो मिल जाएगी आपको साहब जी कि आपका सिलेक्शन हो। तो बिल्कुल मत सोचो, कॉमर्स हो गया, सोशलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी वाले उनको बहुत एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाती है मुझसे, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएससी में सब्जेक्ट्स रहे, ठीक है। थोड़े से कुछ और सेक्शंस हैं और सब्जेक्ट्स हैं, उनमें उतनी डायरेक्टली नहीं मिल पाती, बट प्रयास करते हैं। डायरेक्टली नहीं मिल पाती का मतलब ये है कि साहब देखिए, जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो चाहे इत्यादि हो, चाहे मैथ्स हो जिनका ऑप्शनल है, जीएस पढ़ाने वाली फैकल्टी अपने यहाँ पर भी है दुनिया की तरह है, पर जीएस पढ़ाने वाली उस फैकल्टी से आपको मिलवा देना और उससे केवल ये विश्वास दिला देना कि हाँ ये आपके ऑप्शनल के लिए काम आ जाएगा, ये खुद के लिए गलतफहमी आप पाल रहे हो, जो बहुत जगह पाल बैठते हो बहुत सारी कोचिंगों में। हम साफ साफ बता देते हैं और अभी भी बता रहे हैं, ठीक है। बाकी जगह बताया जाता नहीं बताया जाता, वो आप देख लो। तो तैयारी उसके लिए मान के चलिए कि जो रेयर सब्जेक्ट हैं आपके, उसमें आपको खुद तैयार करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपका मान लो जूलॉजी है, बॉटनी है, इत्यादि है, मैथमेटिक्स है, 20% आपका ये सेक्शन काम आएगा इंटरव्यू में, 80% सेक्शन पर आप नजर ही नहीं डाल रहे हो इस 20% के चक्कर में कि नहीं बोले ये 20 करना है, ये आपका तैयार है, जब तो रिटर्न निकाला आपने, थोड़ी सा उसको ब्रशअप करने की जरूरत है। जो 80 तैयार नहीं है उस पर ध्यान कब दोगे? तो अगर उस पर ध्यान देना है तो भी आप हम लोगों को ज्वाइन करिए, अभी से जो तौर तरीके बता रहे हैं, जो फंडे बता रहे हैं, जो चीजें तैयार करवा रहे हैं, वो तैयार करिए साहब जी। बहुतों को तो मालूम ही नहीं है, बोले साहब जी क्या क्या तैयार कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, बोले सर ऑप्शनल तैयार कर रहे हैं, अपनी हॉबी वगैरह तैयार कर रहे हैं, नाम वाम इत्यादि और बैकग्राउंड को लेकर के तैयार कर रहे हैं। क्या आपको ये नहीं मालूम है कि आपसे कम से कम 10 से 12 प्रश्न केवल एमपी सेट के पेपर 1 पर होने वाले हैं? ये बात आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है? कब तैयार करोगे? आने हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो अभी देख रहे हो रिटर्न एग्जाम में एमपी सेट में, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में आने वाले हैं। बोले ये क्यों आएंगे? समझ ही नहीं रहे बात को। इसलिए आएंगे क्योंकि आपने भी एमपी सेट और यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है,
आपने वहां ये पढ़ा है, और भविष्य में भी आपको क्या बनना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है साहब जी, आपको टीचर बनना है। तो टीचर बनना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिक्षक क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, टीचिंग के प्रकार क्या होते हैं, डेल का मॉडल क्या होता है, ब्लूम का वर्गीकरण क्या होता है, शिक्षकों की परिभाषाएं क्या है, विभिन्न विषय वस्तुओं को लेकर भारत के महानतम शिक्षकों की शिक्षा को लेकर के कौन क्या कहता है, एपीजे कलाम सर क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, शिक्षा के प्रकार क्या है, औपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक क्या है, गैर औपचारिक शिक्षा क्या है, क्या ये सब नहीं आएगा? ये आएगा। और ये सब क्यों आएगा? क्योंकि आपको भविष्य में क्या बनना है, आप उस पद के लिए जा रहे हो, उस पद के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो सब इंटरव्यू में पूछेगा। क्या? एमपी सेट, यूजीसी नेट, पेपर वन, इस पर नजर ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसे बहुत सारे सेक्शन हैं क्योंकि मैं अभी से तैयार करवा रहा हूँ साहब जी। एकदम से पूछ लेंगे, ना बोल देंगे वहां पर, बोले सॉरी सर याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा तो था, हाँ अनुमान से बता रहा हूँ। वो कहेंगे अनुमान नहीं, एग्जैक्ट बताओ। बोले सर पढ़ा तो था पर अभी याद नहीं आ रहा। इन सब चीजों को हमको तैयार करना पड़ेगा, और ना केवल किताबी तरीके से पढ़ना है। जैसा कि मैं बच्चों को बोलता हूँ, और पर्सनल क्लास में तैयार पढ़ करके आ जाते हैं, तो वो पढ़ के आते हैं ना, पूरा का पूरा पढ़ के आगे, उसके बाद में जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और उनको बताता हूँ, यार देखो इतनी गलतियां कि पढ़ के आप आए हो किस पर्पज से, आप लग रहा है कि जो रिटर्न एग्जाम में आया था 4 ऑप्शन वाला, वन डे एग्जाम में था, वैसे टाइप का इंटरव्यू बोल के निकल जाओगे। बिल्कुल काम नहीं बनेगा। बिल्कुल बाहर होने का दरवाजा खोल रहा हूं, मान लो साफ शब्दों में। वहां कैसे बोलना है, किस तरीके से उसको प्रस्तुत करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉड्यूल क्या होगा, वे क्या होगा, वो आपको जानना समझना जरूरी है। और उस क्वेश्चन के आंसर देने में भी फंसोगे भी कहाँ और नहीं भी फंसोगे कहाँ, वो सब बता रहे। यहाँ यहाँ फंसोगे, उसमें गलती यहाँ माननी है, उस चीज को स्वीकार करना है, क्योंकि उनसे ज्यादा अपन नहीं जानते, ना आप ना मैं, जो बोर्ड मेंबर इंटरव्यू ले रहे हैं उनसे बिल्कुल नहीं ज्यादा जानते अपन, बहुत क्लियर जानते। तो वहां पर अपन को सॉरी भी बोलना है, तो कब क्या कैसे, जब ये सारी चीजों का जो संतुलन रखेगा व्यक्ति, मध्यम मार्ग अपनाते हुए, उसको अधिकतम नंबर मिलेंगे इंटरव्यू में, वो सिलेक्शन उठाएगा। इस बात को समझिए। वो चीजें कैसे पता चलेंगी? जब आप क्लास में रहोगे हमारे साथ में, पर्सनल क्लास में रहोगे, आपके पर्सनल डेटा पर, सब्जेक्ट इत्यादि पर चर्चा करें, हम तब बता पाएंगे, कोई वीडियो इत्यादि मात्र में नहीं। तो इसलिए अभी भी कुछ लग रहा है तो साहब ज्वाइन कर लो, और मैं बिल्कुल साफ कहूंगा, किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी ना पालें, और कोई कसर बाकी ना छोड़ें इंटरव्यू को लेकर के, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना है। मैंने यही कहा, बहुत अच्छे से अच्छा तैयार करना है। 100 नंबर का इंटरव्यू, बिल्कुल सपने देखो कि 80 से 90 लाना है, तब जाकर के 50-60 मिलेंगे। इस बात को, कड़वी सच्चाई को जानो। सपने देखो 80 से 90 लाना है, उन सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करिए मेरे साथ में, तब जाकर के वहां पता चला कि साहब जी अपने फेवर में, अगर मान लो इन केस या बैलेंस सिचुएशन रही, तो बोले साहब उतना फेवर में नहीं रहा, फिर भी 50-60% मिल गए। फेवर में रहा तो 80 क्या 85 मिल जाएंगे, 90 मिल जाएंगे सब। और बिल्कुल ही प्रतिकूल हो गया ना, तो किसी को 100 में से इंटरव्यू में 20 नंबर भी मिल गए ना, तो भी कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। ऊट पटांग नंबर मिलते हैं कई बार। बच्चों को लगता नहीं हमने तो पढ़ के गए थे, हमने तो बताया सही था, गलत तरीके से बताया था। सही बात को भी अगर गलत तरीके से कहोगे ना, बात गलत ही लगती है। किस तरीके से वहां प्रस्तुत करना है, ये वेल एक्सपीरियंस पर्सन के अंडर गाइडेंस में रहोगे तभी बनेगा साहब जी। विधिवत अभी से तैयार करोगे तब। डेट्स मात्र का इंतजार मत करिए, बचपने वाली हरकत मत करिए जैसे प्रीलिम्स के बच्चे करते हैं, आ जाएगा प्रीलिम्स तब। साहब आपका प्री भी होना है, मेंस भी होना है, इंटरव्यू, आपको तीनों कैसे क्वालिफाई करने हैं, आप ये सोचिए। केवल ये मत सोचिए कि नहीं प्री की डेट क्लियर हो जाए फिर हम सोचते हैं किताबें खरीद के लाएंगे, खोलेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, चालू करेंगे। बहुत लोग करते हैं, विद्वान लोग भी करते हैं, जो 2-2 बार 3-3 बार क्वालिफाई कर चुके हैं प्री मेंस, वो भी करते हैं, पार हो जाते सब। विधिवत तैयारी करिए, जुड़िए हम लोगों से, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे पीएससी का प्री और मेंस हो, चाहे यूपीएससी का हो। डेडिकेटेड जो बैच है यूपीएससी का अपना स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्दी, आपको उस पर एक शॉर्ट में वीडियो मिलने वाला है साहब जी, 2-4 दिन के अंदर में। स्टार्ट हो चुका है, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। जिसको आईएएस का प्रीलिम्स, सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स जो कि मई के महीने में क्वालिफाई करना है, अभी से जुड़ जाइए साहब जी। जिसको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, भले आपका अगले 1 महीने बाद हो चाहे 2 महीने बाद हो, जुड़ जाइए आप अभी से। अगला शेड्यूल बहुत व्यस्त होने वाला है आपका, आप एडवांस में जान लो। एक साथ कई एग्जाम है, और अभी तो एक जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है, जिसका फॉर्म आप लोग जरूर जरूर भरोगे। बताएंगे उस विषय वस्तु के बारे में भी, ठीक है। कैसा क्या लगा आपको ये,
ठीक है, कैसा क्या स्कोर रहा बताइएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा नहीं रहा जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।